हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। देखिए फ्रेंड्स, आज हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी के अंदर हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे। और आज हम बात करने वाले हैं जो आर्टिकल 21 A यानी कि शिक्षा का अधिकार RTE यानी राइट टू एजुकेशन के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। देखिएगा, इससे पहले वाला जो वीडियो था हमने बात की थी जो जीवन का अधिकार और मरने का अधिकार है उसके बारे में डिटेल से हमने पढ़ा है। और हम जो इंडियन पिनल कोड यानी कि IPC की जो धारा 309 है उसके बारे में हमने बात की थी। और इसके साथ ही हम दया मृत्यु और इच्छा मृत्यु यानी कि इथोनेशिया के बारे में डिटेल से हमने पढ़ा है। इसके साथ ही जो अरुणा शानबाग और भारत संघ के मध्य 2011 के अंदर जो केस चला था उसको हम डिटेल से हमने पढ़ा है। आज हम बात करेंगे जो शिक्षा का अधिकार एंड राइट टू एजुकेशन के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। और इसके बारे में बहुत ही जो महत्वपूर्ण जो बातें उनको हम बात करेंगे, उसकी हम बात करेंगे। देखिए, स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो आर्टिकल जो 21 जो A है उसकी हम बात करें तो ये जो RTI यानी कि शिक्षा का अधिकार है ये कब लागू हुआ था देखिएगा। यानी कि जो इसका जो अधिकार है यानी कि 86वें संविधान संशोधन 2002 में संविधान में जोड़ा गया था। यानी कि इस जो आर्टिकल था यानी कि 21A है उसको 86वें संविधान संशोधन 2002 के अंदर संविधान में जोड़ा गया था। यानी कि 86वां जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2002 में इसको कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जोड़ा गया था। इसके अंदर इसके अंदर क्या प्रावधान है, यानी कि इसके अंदर यह प्रावधान था कि 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का अधिकार होगा। कहने का मतलब है कि जो सभी जो 6 से लेकर 14 वर्ष के सभी जो आयु के जो बच्चे हैं उनको ये एक कंपल्सरी यानी कि अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा का अधिकार दिया जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब है शिक्षा का अधिकार भी हमारे जो मौलिक अधिकारों यानी कि फंडामेंटल राइट्स के अंदर जोड़े गए हैं। ठीक है, यानी इसके अंदर और बातें अगर देखें तो संसद ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 पारित किया। यानी कि अलग से हमारा जो पार्लियामेंट है यानी इसने शिक्षा का अधिकार का एक जो एक्ट था 2009 उसको भी इसमें पारित किया। और उसमें क्या बात की गई यानी इसमें क्या प्रावधान दिया गया कि जो इसके प्रमुख विशेषता यानी कि क्या थी, जो प्राइवेट जो सेक्टर की जो स्कूलें हैं यानी कि प्राइवेट स्कूलों में जो 25% सीटें गरीब बच्चों के लिए आरक्षित होगी। यानी कि जो प्राइवेट स्कूल होते हैं बहुत बढ़िया स्कूल होते हैं, जो आप देख लीजिएगा न्यू दिल्ली के अंदर बहुत ही अच्छी स्कूलें हैं प्राइवेट सेक्टर के अंदर। उन सभी के अंदर जो गरीब बच्चे जो है वो कैसे पढ़ सकते हैं, इसके लिए हमारे जो संविधान के अंदर 2009 में एक एक्ट पारित किया गया। और वो एक्ट था यानी कि जो 2009 के अंदर ये एक्ट हुआ था। और ये जो उसमें बताया गया कि जो प्राइवेट स्कूलों के अंदर जो गरीब बच्चे हैं वो कैसे पढ़ सकें, उनके लिए यानी 25% सीटें आरक्षित की गई। यानी कि जो RTE यानी कि शिक्षा का अधिकार है उसमें उसको दिया गया। यानी कहने का मतलब है जहाँ कहीं अगर 100 स्टूडेंट है उसमें से 25 स्टूडेंट यानी कि इस एक्ट के द्वारा फ्री ऑफ कॉस्ट उसमें स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। तो ये तो बात हो गई हमारे जो शिक्षा का अधिकार RTE राइट टू एजुकेशन के बारे में। ठीक है, एक बार फिर से देखिएगा, इसको याद क्या करना है कि जो आर्टिकल 21A यानी कि एक स्वतंत्र आर्टिकल है ये, इसको कब लागू किया गया था, यानी 86वां जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2002 के अंदर संविधान में इसको जोड़ा गया था। और इसमें बताया गया कि 6 से लेकर 14 वर्ष की कम उम्र के बच्चों को यानी कि अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का अधिकार उनको होना चाहिए। ठीक है, और इसके साथ ही जो प्राइवेट सेक्टर की जो बहुत बढ़िया स्कूलें हैं उसके अंदर जो गरीब बच्चे कैसे पढ़ सकते हैं उसके लिए हमारे जो पार्लियामेंट ने एक अलग से ही एक एक्ट बनाया गया था। और उस एक्ट को कहा गया है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। इसको 2009 में पारित किया गया। इसमें क्या हुआ है कि 25% सीटें आरक्षित की गई। इस सीटों पर गरीब बच्चे इस प्राइवेट स्कूल में स्टडी कर सकते हैं। तो आई होप डियर फ्रेंड्स ये बातें आपको समझ में आ रही है। ठीक है, तो ये तो हो गया आर्टिकल 21A। ठीक है, इसके बारे में आप देखिएगा हम बात करेंगे। हम जो फ्रीडम ऑफ फंडामेंटल राइट्स हम पढ़े, राइट ऑफ फंडामेंटल्स पढ़ रहे हैं, उसमें हम जो अगला जो आर्टिकल है यानी कि आर्टिकल 22 यानी कि 22 की हम बात करें तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा ध्यान से आप पढ़िएगा। ठीक है, देखिए ये क्या है, मनमानी गिरफ्तारी और निवारक नज़रबंदी से संरक्षण। देखिएगा ये क्या है कि जो पुलिस के द्वारा जो मनमानी गिरफ्तार कर लिया जाता है उसके बारे में है। और जो निवारक नज़रबंदी से संरक्षण यानी कि निवारक नज़रबंदी एक अलग से ही एक
जो मतलब एक कानून है उसकी हम अध्ययन करेंगे, आगे बात करेंगे। सबसे पहले हम मनमानी गिरफ्तारी की बात अपन करते हैं। देखिएगा, यानी कि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को गिरफ्तारी के कारण बताए जाए और मनपसंद वकील से परामर्श करने का अधिकार होगा। देखिएगा, इसमें क्या बात बताई गई है कि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को, अगर किसी व्यक्ति को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया लिया गया है, ठीक है, यानी कि गिरफ्तार कर लिया गया था, तो वह उसको ये अधिकार है कि वो गिरफ्तारी का कारण पूछ सकता है उसको, ठीक है, यानी कि गिरफ्तारी के कारण उसको पुलिस को पूछ सकता है। साथ ही और अपना जो मनपसंद, यानी कि किसी भी मनपसंद वकील से परामर्श लेने का उसको अधिकार है। कहने का मतलब है, अगर किसी व्यक्ति को पुलिस द्वारा उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है, फिर गिरफ्तार करने के पश्चात वह पुलिस को ये पूछ सकता है कि मेरे को किस रीजन, किस कारण से गिरफ्तार किया गया है, और फिर उसको ये एक अधिकार और दिया गया है कि वो मनपसंद वकील से वो परामर्श ले सकता है अपने संरक्षण के अंदर, ठीक है। तो ये आपका जो मनमानी गिरफ्तार के संबंधित एक अधिकार है, ठीक है। अब इसमें क्या है कि जो अगर उस व्यक्ति को जिस व्यक्ति को अगर गिरफ्तार कर लिया गया है, तो उसको 24 घंटों के भीतर में जो न्यायिक, यानी कि जो निकटतम जो मजिस्ट्रेट होता है उसके सामने उसको प्रस्तुत किया जाता है, ठीक है। यानी कि अगर आपको 24 घंटे से पहले किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया, उसको 24 घंटे से पहले निकटतम जो मजिस्ट्रेट होता है उसको उसके सामने उसको प्रस्तुत किया जाता है, ठीक है। लेकिन उसमें क्या है कि जो 24 घंटों में क्या कौन सा समय काउंट नहीं होगा, या तो अगर न्यायिक मजिस्ट्रेट यात्रा में लगने वाला समय वो काउंट नहीं होगा, और जो छुट्टी आदि है उसको छोड़कर सभी जो सारा का सारा जो टाइम होता है वो काउंट होता है, और उसमें 24 घंटे के भीतर उसको उसे व्यक्ति को न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत किया जाता है। लेकिन देखिएगा, इसका भी क्या है, लूफोल है। लूफोल क्या है कि इसका भी गलत प्रयोग किया जाता है पुलिस के द्वारा। कैसे? जैसे मान लेते हैं कि फ्राइडे को यानी शाम को किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है, और गिरफ्तार करने के बाद सैटरडे यानी कि शनिवार को 24 घंटे पूरे होने से पहले क्या हो जाता है, हाफ डे हो जाता है। फिर हाफ डे होने के बाद में क्या है, तो उसको छुट्टी हो जाती है। छुट्टी होने के बाद फिर अगला नेक्स्ट डे आता है, सैटरडे आता है, संडे आता है, और संडे के दिन तो आपको पता ही है कि छुट्टी रहती है। तो फिर क्या होता है कि उसको फिर मंडे को ही प्रस्तुत किया जाता है, यानी कि 2 या 3 दिन का समय मिल जाता है, जिसका मतलब ये एक दुरुपयोग किया जाता है पुलिस के द्वारा, ठीक है। तो ये इसका विशेष ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि जो मनमानी गिरफ्तारी है, उस मनमानी गिरफ्तारी के अंदर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है, तो उसको अपनी गिरफ्तारी के कारण पूछना एक ये आपको अधिकार है। साथ ही मनपसंद जो वकील उसके परामर्श लेने का अधिकार है, और साथ ही 24 घंटे के भीतर आपको न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है। उसमें कौन सा समय काउंट नहीं होता, उसमें यात्रा में लगने वाले समय और छुट्टी का दिन काउंट नहीं होता है। तो आई होप ये बातें आपको समझ में आ रही है, ठीक है। अब देखिएगा, इसकी अगली बात अगर करें, लेकिन ये अधिकार 2 प्रकार के व्यक्तियों को प्राप्त नहीं है। जो आपको कौन सा अधिकार, यानी कि तो आप अगर आपको गिरफ्तार किया जाता है, तो आपको अपने मतलब गिरफ्तारी का कारण पूछना, और साथ ही अपने जो मनपसंद जो वकील है उससे सलाह लेना, और 24 घंटे के भीतर उसको न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत किया जाना, ये 2 व्यक्तियों को प्राप्त नहीं है। देखिएगा कौन कौन से, एक तो शत्रु अन्य देशीय और एक निवारक निरोधक के अंतर्गत गिरफ्तार व्यक्ति। देखिएगा, निवारक नजरबंदी के बारे में अगली बात करेंगे। लेकिन देखिए, शत्रु अन्य देशी क्या होता है उसको हम देख लेते हैं। देखिए, शत्रु अन्य देशी कौन होता है, देखिए इसको समझिए आप। देखिएगा, शत्रु अन्य देशी से तात्पर्य है कि ऐसे देश के नागरिक से है जिस देश के साथ भारत का युद्ध चल रहा है, वह शत्रु अन्य देशी है। यानी कि शत्रु अन्य देशी कौन सा कहलाएगा, जो प्रेजेंट में जिस देश के साथ युद्ध चल रहा है वो ही शत्रु अन्य देशी कहलाएगा। अगर जिस देश के साथ अगर युद्ध नहीं चल रहा तो वो शत्रु अन्य देशी नहीं कहलाएगा। जैसे मान लेते हैं फॉर एग्जाम्पल, अदर वे में बात को मत ले जाएगा। जैसे मान लेते हैं कि भारत और पाकिस्तान के मध्य अगर वर्तमान में चल रहा है, युद्ध चल रहा है,
तभी ये शत्रु अन्य देशी कहलाएगा। अगर नहीं चल रहा है तो वो शत्रु अन्य देशी नहीं कहलाएगा। तो शत्रु अन्य देशी को यह अधिकार प्राप्त नहीं है कि अगर उसको गिरफ्तार कर लिया जाए तो वो गिरफ्तारी का कारण नहीं पूछ सकता, साथ ही मनपसंद वकील से परामर्श नहीं ले सकता, साथ ही उसको 24 घंटे के अंदर उसके गिरफ्तार करके उसको न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने नहीं पहुंचाया जा सकता, कभी भी उसको पहुंचाया जा सकता। तो आई होप ये बातें आपको समझ में आ रही है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो को थोड़ा पीछे करके वापस इसको बात को सुनिएगा। ठीक है, तो ये तो बात हो गई शत्रु अन्य देशी है। ठीक है, तो ये मैंने एग्जाम्पल दिया, तो आप अदर वे में इस बात को मत ले जाएगा। ठीक है, मैंने एक एग्जाम्पल दिया, आप ऐसे ही आप जैसे चाइना का ले लीजिएगा। चाइना का अगर चाइना के साथ अगर प्रेजेंट में युद्ध चल रहा है तो वो शत्रु अन्य देशी कहलाएगा, अगर नहीं चल रहा है तो वो शत्रु अन्य देशी नहीं कहलाएगा। ठीक है, हम बात करते हैं आगे वाला जो निवारक नज़रबंदी है उसकी हम बात करते हैं। देखिएगा, निवारक नज़रबंदी क्या होता है, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन कहते हैं इसको। तो ये जो निवारक नज़रबंदी होता क्या है इसको आप समझिएगा। देखिएगा, आप इसको ऐसे अपने इजी वे में समझिएगा। अगर जैसे मान लेते हैं ऐसे मान ले कोई व्यक्ति ऐसा है अपने ग्रुप बनाकर कहीं जा रहे हैं और उनके साथ जैसे कोई हथियार वगैरह है ना, जैसे डंडे वगैरह है, तलवार वगैरह है, जैसे गन वगैरह है, और अगर रास्ते में आपको पुलिस देखती है तो शक के दायरे में आकर पुलिस आपको गिरफ्तार कर लेती है और आपको बिना मुकदमा चलाए आपको पुलिस क्या कर गिरफ्तार करके जेल में डाल देती है। तो कहने का मतलब है कि आपको शक के दायरे में गिरफ्तार करना ही क्या कहलाता है, निवारक नज़रबंदी कानून कहलाता है। तो अब इसको ऐसे समझिएगा। देखिएगा, जब किसी व्यक्ति को देखिएगा यानी कि अपराध करने से पहले रोकना ये भी होता है। ठीक है, जब किसी व्यक्ति को अपराध किए बिना यानी कि आप अपराध नहीं कर रहे और शक के दायरे में आ गए और शक के दायरे में आकर आपको गिरफ्तार कर लिया जाता है तो वो होता है निवारक नज़रबंदी। ठीक है, तो जब किसी व्यक्ति को अपराध किए बिना केवल भविष्य में यानी कि फ्यूचर में अपराध किए जाने की आशंका यानी कि शंका के आधार पर आपको गिरफ्तार कर लिया जाता है तो वह क्या कहलाता है, निवारक नज़रबंदी कहलाता है। तो आई होप डियर फ्रेंड्स ये बातें आपको समझ में आ रही हैं। देखिएगा, इसको फिर से समझिएगा। यानी कि कोई ऐसा व्यक्ति है और वो आगे यानी कि फ्यूचर में अपराध करने वाला है और आप पुलिस को शक हो गया है कि ये व्यक्ति अपराध करने जा रहा है, तो व्यक्ति शक के दायरे में आकर उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है। तो फिर उसको हम बोलते हैं निवारक नज़रबंदी कानून कहते हैं। देखिएगा, इसके अंदर कम से कम फिर आगे हम बात करेंगे कि इसको कितने दिन तक जेल में रखा, समथिंग 90 दिन तक उसको जेल में रखा जाता है, तो वो आगे हम बात करते हैं। देखिए, उसको सुनिएगा फिर से। यानी कि जब किसी व्यक्ति को अपराध किए बिना केवल भविष्य में अपराध किए जाने की आशंका के आधार पर उसको अगर गिरफ्तार कर लिया जाता है तो उसको हम निवारक नज़रबंदी कहते हैं। आगे देखिएगा, निवारक नज़रबंदी दंडात्मक नज़रबंदी से अलग है। यानी कि निवारक नज़रबंदी और दंडात्मक नज़रबंदी दोनों डिफरेंस है, अलग है। क्या है, क्यों अलग है? क्योंकि निवारक नज़रबंदी में तो क्या होता है कि व्यक्ति को शक के दायरे में आकर उसको गिरफ्तार किया जाता है, लेकिन जो दंडात्मक जो नज़रबंदी होती है उसको दंडात्मक नज़रबंदी को किसी व्यक्ति को अपराध करने के बाद में उसको गिरफ्तार किया जाता है। तो दोनों बातें अब समझ में आ गई। देखिएगा, जैसे मान लेते हैं कि ये निवारक नज़रबंदी है, तो इसमें तो क्या है कि व्यक्ति को शक के दायरे में यानी कि आशंका के दायरे में आकर उसको गिरफ्तार करना। ठीक है, तो यानी कि अपराध करने से पहले उसको गिरफ्तार किया जाता है, लेकिन दंडात्मक क्या होता है कि अपराध करने के बाद में उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है। तो आई होप ये बातें आपको समझ में आ गई है डियर स्टूडेंट। देखिएगा, इसको याद रखिएगा, एक तो निवारक नज़रबंदी और एक दंडात्मक नज़रबंदी, इस दोनों में काफ़ी अंतर है। यानी कि शक के तौर पर उसको गिरफ्तार करना क्या कहलाता है, निवारक नज़रबंदी। और दंडात्मक नज़रबंदी होती है कि दंडात्मक नज़रबंदी क्या होती है कि अपराध करने के बाद में उसको गिरफ्तार किया जाना, वो कहलाता है आपका जो दंडात्मक नज़रबंदी। तो आई होप ये बातें आपको समझ में। अब देखिएगा, आगे हम बात करते हैं। देखिएगा, भारत में निवारक नज़रबंदी, आगे देखते हैं कि जो भारत के अंदर जो निवारक नज़रबंदी है, ये नज़रबंदी क्या है, समवर्ती सूची का विषय है और इसके 4 आधार है। देखिए, समवर्ती सूची का विषय है, इसका मतलब क्या हो गया कि देखिएगा 4 सूची होती है। एक तो संघ सूची होती है, ठीक है, संघ सूची,
ठीक है। एक है समवर्ती सूची, दूसरी है राज्य सूची है, राज्य सूची, ठीक है। और तीसरी आपकी समवर्ती सूची, समवर्ती सूची। एक अविशिष्ट सूची होती है, उसकी हम बात है। देखिएगा संघ सूची पर जो कानून, जो लॉ है, वो कौन बनाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट ही बनाती है, ठीक है। ये एक बात आपको समझ में आई। राज्य सूची पर जो कानून बनाती है वो राज्य सूची, यानी कि राज्य स्टेट गवर्नमेंट इस पर क्या करती है? कानून बनाते हैं। लेकिन किसी भी एक अलग हम आपको बात बताने हैं, यानी कि कोई विशेष तथ्यों पर क्या है कि राज्य सूची के विषय पर भी क्या होता है कि संघ सूची कानून बनाते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बनाते हैं, वो हम आगे बात करेंगे। अब देखिए संवर्ती सूची होती क्या है? संवर्ती सूची पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिलकर कानून बनाती है, ठीक है। तो वो क्या है कि जैसे मान लेते हैं कि ये जो संवर्ती सूची का अगर विषय है, ठीक है, संवर्ती सूची का विषय है, तो इस पर कानून कौन बनाएगा? राज्य सरकार और हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलकर क्या करेगी? कानून बनाएगी। तो इसके चार आधार है, यानी चार आधारों पर क्या होता है कि किसी व्यक्ति को नजरबंदी, यानी कि निवारण नजरबंदी में गिरफ्तार किया जा सकता है। जैसे कि राज्य की सुरक्षा, अगर आप राज्य की सुरक्षा के अंदर कोई खतरा उत्पन्न कर रहे हो तो आपको गिरफ्तार किया जा सकता है। एक लॉ एंड ऑर्डर, यानी कि लोक व्यवस्था को खतरा पहुंचाने पर आपको गिरफ्तार कर, जैसे विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बना रहे हो और उसके संबंधों को अगर आप बिगाड़ रहे हो तो उसमें भी आपको गिरफ्तार किया, और आवश्यकता सेवाओं की आपूर्ति के आधार पर भी आपको क्या कर दिया जाएगा? गिरफ्तार किया जाएगा। नजरबंदी कानून के तहत आपको गिरफ्तार किया जाएगा। तो डियर फ्रेंड्स, आपको समझ में आ रहा है? आप है ना इसकी ऐसे कैसे नोट्स बनाए, बहुत ही अच्छे नोट्स हैं और इन फ्यूचर में आपके काम आने वाले हैं, तो इसको आप ऐसे इग्नोर मत कीजिएगा, ठीक है। मैंने काफ़ी मेहनत से आपके लिए नोट्स बनाए हैं और ऐसे नोट्स आपको कहीं नहीं मिलने वाले हैं, तो आप लगातार इसके नोट्स बनाएगा, ठीक है। अब देखते हैं आगे, और यहाँ से क्वेश्चन अक्सर आता ही रहता है, ठीक है। हर एग्जाम के अंदर हर एग्जाम की जो प्रिपरेशन करने वाले जो स्टूडेंट हैं उनको तो ये नोट्स आप अपने पास रखने ही चाहिए और बार बार उनको स्टडी करिएगा ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। अब देखिएगा, अब नजरबंदी कानून कौन कौन से, इनको आप समझ लीजिएगा। यानी पहले ये नजरबंदी कानून थे, ठीक है, तो अब इसको वर्तमान में बंद कर दिया, उसको समाप्त कर दिया है और आगे दूसरे नजरबंदी कानून हो गए हैं। देखिएगा, एक है मीसा है, टाडा है, पोटा है। इनके बारे में आपने शायद आपने काफ़ी सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा, ठीक है। तो देखिए, मीसा, टाडा और पोटा है वो निवारक नज़रबंदी कानून थे, यानी कुख्यात कानून थे। अब इसको वर्तमान में क्या कर लिया? बंद कर दिया, यानी समाप्त कर दिया गया। अब उनकी जगह अलग से ही निवारक नज़रबंदी कानून बनाए गए हैं और राज्य सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इनके द्वारा ये बनाए गए हैं, ठीक है। तो इनको याद रखिएगा, वर्तमान में इनको समाप्त कर दिया है। तो आपको फ्रेंड्स ऐसे याद ही करना है कि ये क्या कानून है। ये मीसा, टाडा, पोटा है, ये निवारक नजरबंदी कानून थे, लेकिन आज वर्तमान में ये नहीं है। तो आप इसको ऐसे याद रखें। अब देखिए वर्तमान में कौन कौन से कानून है अभी वर्तमान में, ठीक है, निवारक नजरबंदी वाले कानून कौन से हैं, तो इसको समझें। देखिए वर्तमान में अगर सेंट्रल की बात अगर करें तो सेंट्रल में रासुका, यानी कि NSA, यानी कि NSA का मतलब क्या होगा? नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। तो ये एक कानून है, ठीक है। तो ये कैसा है? निवारक नजरबंदी कानून है। इसके बाद में महाराष्ट्र में देखिए मकोका, यानी कि मकोका मतलब क्या होगा? महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज क्राइम एक्ट, ठीक है। तो ये क्या है? महाराष्ट्र का है। अभी देखिए गुजरात का है गुजकोका मतलब गुजरात कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज क्राइम एक्ट, ठीक है। तो ये क्या है? ये मतलब महाराष्ट्र के द्वारा मकोका है, गुजकोका है गुजरात के द्वारा, और रासुका है हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। ये ऐसे निवारक नजरबंदी कानून बनाए हैं। तो डियर फ्रेंड्स, ये बातें आपको समझ में आ रही है ना? प्लीज आप कमेंट करके मेरे को बताइएगा, ठीक है। आगे हम बात करते हैं, इसके अंदर अलग से एक नोट देख लेते हैं। देखिएगा, निवारक नजरबंदी के में गिरफ्तार व्यक्ति को अधिकतम, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको याद रखिएगा कि निवारक नजरबंदी में अगर कोई व्यक्ति को शक के दायरे पे आकर उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है तो अधिकतम 90 दिन तक, यानी कि 90 दिन तक तो उसको गिरफ्तार करके रखा ही जाता है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। बहुत इंपॉर्टेंट, 3 महीने तक उस पर कोई विचार नहीं होता, वो बेचारा उसको जेल में डाल दिया जाता है और 3 महीने तक उसके बारे में कोई किसी तरह की सुनवाई नहीं होती। तो ये आप याद रखिएगा, 90 दिन तक नजरबंद यानी गिरफ्तार करके रखा जाता है। अगर
इससे अधिक अवधि के लिए गिरफ्तार रखना है तो, और अगर इससे और अधिक अवधि के लिए यानी कि 90 दिन के बाद में या 3 महीने से अधिक और अगर उसको गिरफ्तार करके रखा जाता है तो एक सलाहकार बोर्ड होगा, यानी कि सलाहकार बोर्ड के द्वारा फिर आगे फैसला लिया जाएगा। यानी कि सलाहकार बोर्ड में 3 सदस्य होते हैं, वो 3 सदस्य कौन कौन होते हैं उनकी बात आप समझिएगा। इसमें जो HC यानी हाई कोर्ट का सेवारत यानी कि जो सेवानिवृत्त जो जज होता है, एक तो ये इसका सदस्य होता है। एक और अवकाश प्राप्त जज यानी कि जो अवकाश प्राप्त जज वो होता है, यानी कि 2 तो ये हो गई। या हम हाई कोर्ट के जज बनने की योग्यता रखने वाले व्यक्ति को क्या होना चाहिए, इसका सदस्य होता है। ये ऐसे 3 व्यक्ति होते हैं जो क्या करते हैं, इस व्यक्ति को क्या करते हैं, मतलब इसको जो निवारक नज़रबंदी की समयावधि को गिरफ्तार व्यक्ति को आगे अधिक समय तक उसको गिरफ्तार करके रखा जाता है। 3 व्यक्ति कौन कौन होते हैं, यानी हाई कोर्ट का सेवारत जज, यानी कि जो सेवारत का मतलब सेवानिवृत्त नहीं, सॉरी फ्रेंड्स, तो वर्तमान में जो जज है वो एक अवकाश प्राप्त कर चुका जज है, और जो एक होता है जो जज ये बनने की योग्यता रखता हो। ये 3 व्यक्ति होते हैं जो इस निवारक नज़रबंदी के गिरफ्तार व्यक्ति की समयावधि को बढ़ाया जा सकता है, यानी कि 90 दिन से आगे का और भी अधिक समय के लिए बढ़ाया जाए। तो आई होप फ्रेंड्स यह बातें आपको समझ में आ रही हैं। तो मेरे हिसाब से आपको ये चीज़ें आपको सारी की सारी समझ में आ गई है। तो आज हमने स्टडी के आर्टिकल 21A यानी कि RTE यानी राइट टू एजुकेशन। दूसरा हम 22 यानी कि आर्टिकल 22 के बारे में हमने बताया है कि मनमानी गिरफ्तारी और निवारक नज़रबंदी से संरक्षण की बात की। और जो हमने एक तो निवारक नज़रबंदी जो आपका जो मीसा टाडा पोटा और इसके अलावा रासू का है और इसके अलावा मको का है और गुजको का, इनके बारे में हमने डिटेल से पढ़ा है, ठीक है। और इसके बाद हमने जो निवारक नज़रबंदी में गिरफ्तार व्यक्ति को 90 दिन के अधिक अगर उसको गिरफ्तार करके रखा जाता है तो उसके लिए एक 3 सदस्यों के एक क्या होता है, एक सलाहकार जो पैनल बोर्ड होगा उसके द्वारा उसको आगे बढ़ाया जा सकता है। तो आई होप ये बातें आपको समझ में आ रही है। तो फिर हम कल मिलते हैं, एक नया टॉपिक लेंगे, और टॉपिक हम लेंगे जो शोषण के विरुद्ध अधिकार है 23-24, ठीक है। तो उसके हम कल अध्ययन करेंगे। तो आप इसके नोट्स बनाएगा और अपना TK स्टडी क्लास के चैनल्स को इसके लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो फिर हम कल मिलते हैं। धन्यवाद, बाय बाय।